गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान इन दोनों भारत के अग्नि-6 मिसाइल के नाम से घबराया हुआ है। वो इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि भारत की मिसाइल परीक्षण से क्षेत्र में हथियारों की रेस बढ़ सकती है। भारत की अग्नि-6 मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है। इसके अलावा इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इससे अग्नि-6 मिसाइल की रेंज में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा चीन भी है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब अग्नि-6 मिसाइल का हवाला देकर चीन को भी डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये मिसाइल अभी विकास के चरण में है और सरकार की आधिकारिक मंजूरी का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद उसामा खालिद ने कहा है कि अग्नि-6 नई दिल्ली के अंतर महाद्वीपीय प्रभुत्व हासिल करने की एक कोशिश है। यह एक 4 चरणों वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो क्षेत्रीय प्रतिरोध के दिखावे को तोड़ देती है। MIRV तकनीक के साथ 10,000 से 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता विकसित करके भारत केवल एक मिसाइल ही नहीं बना रहा बल्कि वह एक वैश्विक प्रभुत्व का साधन तैयार कर रहा है। यह मिसाइल भारत को अपनी रक्षात्मक मुद्रा से हटकर एक आक्रामक वैश्विक शक्ति बनने का मौका देती है। उन्होंने कहा कि अग्नि-6 मिसाइल पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटम है। भारत इस मिसाइल के जरिए वैश्विक सुरक्षा के नियमों को फिर से लिखने और तकनीकी दबदबे के जरिए दुनिया की चुनिंदा परमाणु शक्तियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों में यह बताया गया है कि यह मिसाइल मूल रूप से चीन पर केंद्रित है, लेकिन वे केवल एक अधूरी तस्वीर ही पेश करती है। दूसरी ओर नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से सुविधाजनक है, क्योंकि ICBM के विकास को चीन समस्या के रूप में पेश करने से दुनिया का ध्यान हट जाता है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने दावा किया कि इससे वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। अग्नि-6 की रेंज में पाकिस्तान चीन में स्थित हर रणनीतिक लक्ष्य होगा। 2024 में MIRV वाली अग्नि-6 का परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र ने यह क्षमता दिखाई कि एक ही प्लेटफॉर्म में से अंतर महाद्वीपीय दूरी तक कई वॉरहेड लॉन्च किए जा सकते हैं। DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने अप्रैल 2026 में पुष्टि की है कि अग्नि-6 का डिज़ाइन चरण पूरा हो चुका है और संगठन इसके पूर्ण स्तरीय विकास के लिए तैयार है। बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इस सिस्टम को खास तौर से S-500 थार्ड और चीन के HQ-9 इंटरसेप्टर को मात देने के लिए MIRV तकनीक उन्नत डिकॉय और रडार सोखने वाली कोटिंग से लैस किया गया है। यह ऐसी विशेषता नहीं है जिन्हें कोई देश सिर्फ न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हासिल करता है, बल्कि इसे कोई देश तब हासिल करता है जब वह एस्केलेशन डोमिनेंस चाहता है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस को हर स्तर पर भेद कर आगे बढ़ने की क्षमता। ये जाने अग्नि-6 मिसाइल के बारे में। अग्नि-6 भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा प्रस्तावित विकसित की जा रही अगली पीढ़ी की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। अग्नि-6 मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस होगी। MIRV तकनीक एक ही मिसाइल के जरिए कई अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ साधने की क्षमता होती है। अनुमान है कि अग्नि-6 मिसाइल 10 से अधिक परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। अग्नि-6 मिसाइल की सटीकता को बढ़ाने के लिए इसमें रिंग लेजर जायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को युद्ध खत्म करने के वाशिंगटन के प्रस्तावों पर ईरान की प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की है। उन्हें ईरान के जवाबी प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार बताया। ईरानी अधिकारियों ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि जहां जरूरत होगी वहां कूटनीति से काम लिया जाएगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी तो देश हित में लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कूटनीतिक संवाद भी जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा जहां कूटनीति की गुंजाइश होगी वहां बातचीत का रास्ता भी अपनाया जाएगा। कूटनीति के अपने नियम होते हैं। ईरान के प्रस्ताव में क्या है शामिल? ईरान की प्रतिक्रिया का पूरा विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ लेबनान के अल मायादीन नेटवर्क ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि इस प्रस्ताव में ईरान की कई मांगें शामिल हैं। पहला, अमेरिका द्वारा लगाई गई नाकेबंदी को खत्म करना और तेल के निर्यात पर लगी रोक हटाना। दूसरा, लेबनान में युद्ध विराम जिससे ईरान अपनी रेड लाइन अति संवेदनशील मुद्दा मानता है। तीसरा, समझौते की घोषणा होते ही युद्ध को तत्काल समाप्त करना। चौथा, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना और ईरान के जब्त किए गए धन को जारी करना। पाँचवा, ईरानी तेल की बिक्री से संबंधित प्रतिबंधों को हटाना। छठा, होर्मुज जलसंधि पर ईरान का नियंत्रण। कुछ शर्तें मानने को तैयार। बातचीत से जुड़े करीबी सूत्रों ने कतर के अखबार द न्यूज़ अरब को बताया कि ईरान की यह प्रतिक्रिया कुल 14 बिंदुओं पर आधारित थी जिसे अमेरिका ने भेजा था। ईरान ने भी अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना जवाब मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए भेजा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि तेहरान ने अपनी प्रतिक्रिया में कुछ लचीलापन दिखाया है और परमाणु मुद्दे पर 30 दिनों के भीतर चर्चा करने पर सहमति जताई है, जबकि इससे पहले ईरान ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था और जोर देकर कहा था कि इस मामले को बाद के चरणों के लिए टाल दिया जाए। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका यह मांग कर रहा है कि ईरान 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम को सौंप दे और अगले 20 वर्षों तक यूरेनियम का संवर्धन न करने का वादा करे। इसके साथ ही ईरान से यह भी कहा जा रहा है कि वो अपनी सभी परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर दे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस्लामी गणराज्य ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित न कर सके। इस बीच अमेरिका यह भी मांग कर रहा है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में भारी कटौती करे और हमास और हिजबुल्लाह समेत क्षेत्र में सक्रिय अपने समर्थक गुटों को दिए जाने वाला समर्थन पूरी तरह से बंद कर दे।
इसके अलावा अमेरिका हॉर्मुज़ जलसंधि को बिना शर्त पूरी तरह खोलने की मांग कर रहा है। ईरान पर हमलावर है ट्रंप ने सोमवार रात को ट्रूथ सोशल पर एक बेहद सख्त लहजे वाला संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने लिखा, मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ट्रंप की करीबी सहयोगी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राम ने भी संकेत दिया कि अमेरिका का सब अब जवाब दे रहा है। ग्राम ने एक्स पर लिखा, मैं ईरानी आतंकवादी शासन के रवैये को बदलने के लिए कूटनीतिक हल खोजने की राष्ट्रपति ट्रंप की सच्ची कोशिशों की सराहना करता हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जहाज़रानी पर उनके लगातार हमलों, हमारे मध्य पूर्वी सहयोगियों पर लगातार हमलों और अब अमेरिका के कूटनीतिक प्रस्ताव पर बिल्कुल भी मंजूर न होने वाले जवाब को देखते हुए मेरी राय में अब अपनी रणनीति बदलने पर विचार करने का समय आ गया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस अभी के हालात में काफ़ी अच्छा विकल्प लग रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान की प्रतिक्रिया। इस बीच ईरानी अधिकारी ने सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के जरिए जवाब देते हुए कहा, ट्रंप के जवाब से कुछ भी नहीं बदलता, अगर वह संतुष्ट हैं तो यह और भी अच्छा है। ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता। बातचीत करने वाली टीम ये योजनाएं सिर्फ ईरानी लोगों के लिए बनाती है। ईरान के एक और सरकारी मीडिया आउटलेट प्रेस टीवी ने बाद में दावा किया कि अमेरिका की इस पहल को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि इसका मतलब था ईरान का ट्रंप की बेतुकी मांगों के आगे घुटने टेक देना। क्या फिर शुरू होगा ईरान युद्ध? अभी साफ नहीं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध फिर शुरू होगा या नहीं, हालांकि इसकी संभावना बनी हुई है। हालांकि हाल के रिपोर्टों से साफ संकेत मिलते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से और ज़्यादा रियायतें हासिल करने के लिए दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप का फैसला आखिर माना जाएगा। अमेरिका के पास यह भी विकल्प है बिना किसी युद्ध के ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी को जारी रखे, हालांकि इससे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा ट्रंप मध्य पूर्व में जीत की घोषणा कर अपनी सेना को वापस भी बुला सकते हैं। ये बात करें नेपाल की। नेपाल जाने के लिए भारतीयों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरंग के समीपवर्ती इलाके में जोगबनी सीमा चौकी से नेपाल जाने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। मोरंग जिला सुरक्षा समिति ने सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया है। मोरंग के सहायक मुख्य जिला अधिकारी सरोज कोइराला के मुताबिक यह फैसला नेपाल की तरफ से लिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से नेपाल की सीमा पर सुरक्षा को थोड़ा और सख्त करने और जांच पड़ताल के लिए है, क्योंकि सीमा पार से अवैध घुसपैठ की संभावना बनी हुई है। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए दिखाना होगा आईडी कार्ड। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद लिया गया है। प्रशासन ने आकलन किया कि भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार बनाने के बाद रोहिंग्या मुसलमान भारत के पश्चिमी बंगाल से भागकर नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। रिपोर्ट में भारतीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश के अवैध घुसपैठी या रोहिंग्या नेपाल में दाखिल हो सकते हैं। सूत्रों का दावा कि इसी वजह से नेपाल की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो पति के मुताबिक सूत्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें आ रही कि रोहिंग्या मुसलमान वहां से भाग रहे हैं। यह सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया में मुसलमानों के अपने सामान के साथ भागने के वीडियो सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि नेपाल की सरकार इस मुद्दे को कूटनीतिक मामले के बजाय आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देख रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रशासन ने ट्रेन के आने के समय विशेष निगरानी बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। चूंकि हर समय कड़ी जांच करने से दिक्कतें हो सकती है, इसलिए ट्रेनों के आने के समय जब 500 से 1000 लोग एक साथ प्रवेश करते हैं तो उनके आईडी कार्ड की जांच के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन के मुताबिक रोहिंग्याओं के अलावा फरार कैदियों की आवाजाही को रोकना भी एक और मुख्य उद्देश्य है। सूत्र बताते हैं कि हमारे लगभग 500 फरार कैदी भारत चले गए हैं। सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है क्योंकि वे आ जा सकते हैं। ये कदम विदेश मंत्रालय के निर्देशन पर नहीं बल्कि जिला स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णय पर उठाया गया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।